नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट एग्ज़ाम 2021 के लिए पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आपको बता दें कि यूपी टेट का एग्ज़ाम जो आयोजित होने वाला है वह 24 नवंबर को एग्ज़ाम आयोजित होगा। तो इसके लिए जो है ये पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रैक्टिस सेट है। वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। इसी तरह आपको जो है सभी सब्जेक्ट के जो है प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन का कि आकार के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दो भागों में। एक होता है आपका एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार में माँ बाप और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में 2 से 3 पीढ़ी तक के लोग इसमें शामिल होते हैं। तो दो प्रकार का होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है, तो वह है कार्बोहाइड्रेट। सी विकल्प सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है। हालांकि प्रति ग्राम वसा में कैलोरी मात्रा कार्बोहाइड्रेट से अधिक होती है। तो यहाँ पे जो है आपका कार्बोहाइड्रेट सही होगा। पूछा गया आवश्यक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है मनुष्य के शरीर के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिलचट्टे को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो इसको सर्वाहारी श्रेणी में रखा जाता है। सी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि वह साग सब्जियों, अन्न तथा अन्य जंतुओं के अवशेषों को खाकर पचा सकता है, इसलिए तिलचट्टा किस श्रेणी में आएगा, तो सर्वाहारी वर्ग की श्रेणी में आएगा। और इसका रक्त जो है किस कलर का होता है पूछा भी गया है, तो सफ़ेद कलर का होता है तिलचट्टे का रक्त। अगला जो प्रश्न है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो ये राजस्थान में है, पुष्कर नामक जगह। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है और इसमें कई अनोखी जो है प्रतियोगिताएं, जैसे कि मटकी फोड़ प्रतियोगिता होता है, लंबी मूछ प्रतियोगिता होता है, दुल्हन प्रतियोगिता, ये सभी पुष्कर मेले में होता है जो कि राजस्थान में है। बालक चुनने में स्वतंत्र होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मित्र को। बालक का जैसे जैसे सामान्य विकास होता है वह विभिन्न रिश्तों को जानने और समझने लगता है। परिवार, माता पिता तथा अध्यापक, इन सभी को चुनने में वह स्वतंत्र नहीं होता, बल्कि वह घर से बाहर निकलकर अपने मित्र बनाने में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसान के मित्र के नाम से जाना जाता है, तो यह है केचुआ। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। केचुओं को किसान का मित्र के नाम से जाना जाता है और केचुआ कई प्रकार से किसान को लाभ पहुंचाते हैं, जैसे कि जब वह मिट्टी में बिल बनाता है तो फसलों की जड़ों को हवा मिलती है। तो केचुए को जो है किसान के मित्र के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। निम्नलिखित में से गिर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो यह गुजरात में है। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। गिर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है और यह एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ की वनस्पति में सागौन, साल और पर्णपाती वृक्षों सहित कांटेदार जंगल शामिल हैं। तो गुजरात का गिर वन्यजीव अभयारण्य पूछा यदि जाए कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, आप पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में कितनी बार देख सकते हैं, तो एक बार देख सकते हैं आप। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। केवल पूर्णिमा के दिन ही आप पूर्ण चंद्रमा को देख सकते हैं और पूर्णिमा महीने में एक ही बार आती है, तो ये ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है। तो आप सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़े होंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और ज़िले यदि पूछा जाए तो 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नगर निगम याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो 17 नगर निगम है यूपी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी पर स्थित है, तो यह है गोमती नदी के तट पर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और गोमती नदी का उद्गम पूछा जाता है कहाँ से होता है, तो यह पीलीभीत जनपद में जो है गोमती नदी का उद्गम होता है और फुलहर झील से। कौन से झील से, तो फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है, याद रखिएगा। और फुलहर झील किस जिले में है, तो ये आपका पीलीभीत जनपद में है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था,
तो VN राव, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय इनका पूरा नाम था वेनेगल नरसिंह राव। इनको जो है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या पूछा गया है, कितनी है? तो मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में से मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके आर्टिकल 300A में रखा गया है, ये विधिक अधिकार के तहत। तो मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है? तो यह 11वीं अनुसूची में, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। संविधान में प्रारंभ में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो 8 अनुसूचियाँ थीं, किंतु वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसका संबंध पंचायती राज संस्थाओं से है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो ये राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था 1959 में लागू किया गया था। अगला जो प्रश्न है, देश में सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो ये ऑप्शन सही होगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और भारत में जो है सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए 2 अक्टूबर 1952 को प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। और भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया है किसको? तो यह सत्यमेव जयते, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो यह मुंडको उपनिषद में मिलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो मुंडको उपनिषद से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और क्योंकि संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अंगीकृत व अधिनियमित किया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 से यह लागू हुआ, यानी कि प्रभाव में आया। इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है कौन सा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी विकल्प दिया गया है, यह एक बंद तंत्र होता है, जो कि गलत है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो यह खुला तंत्र है, ना कि बंद तंत्र। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो यह गंगा की डॉल्फिन, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसे 18 मई 2010 को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा है कौन सा है? गंगा की डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह किए थे वाल्टर जी रोजेन, डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और इनके द्वारा 1985 में जैव विविधता शब्द सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगला जो प्रश्न है, गिद्ध के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? तो सी ऑप्शन सही होगा, दर्द निवारक दवाएं। गिद्ध के विलुप्त होने का प्रमुख कारण बीमार पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवाएं हैं, और इन पशुओं के मृत शरीर को खाने से अत्यधिक गिद्धों की मृत्यु हुई है, जिससे ये आज विलुप्त होने की अवस्था में है। और दवा कौन सा है? तो डिक्लोफिनेक जो है, सोडियम डिक्लोफिनेक है। तो यहाँ ये दर्द निवारक दवाओं के रूप में यूज किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, रेड डाटा बुक से आशय है? तो यहाँ पे डी विकल्प से हो जाएगा, विलुप्त प्राणियों से। रेड डाटा बुक का संबंध विलुप्त या संकटापन्न की स्थिति में पहुंच रहे जीव जंतुओं एवं पौधों से है। ऐसे जीव जंतुओं एवं पौधों को रेड डाटा बुक की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मुख्यालय चेन्नई में है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं डी विकल्प से होगा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये शिमला में है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो हरियाणा के करनाल में है। तो बाकी जो है आपका यहाँ डी विकल्प सही होगा कि
पूछा गया है कि किसका मुख्यालय चेन्नई में है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये आपका 1986 में पारित किया गया था। और पहला ऑप्शन देख सकते हैं भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम दिया गया है, तो ये 1972 में पारित हुआ। और वन संरक्षण अधिनियम जो दिया गया है ये 1980 में पारित हुआ था। और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये 1974 में पारित हुआ था। तो याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये 1986 में पारित हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव विविधता दशक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी विकल्प। 2011 से 2020 तक के दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। रामसर संधि का संबंध है, तो इसका संबंध है आर्द्र भूमि संरक्षण से, यानी कि वेटलैंड कंजर्वेशन से। रामसर संधि का संबंध आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं संवर्धन से है। और यह संधि वर्ष 1971 में हुई थी। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि वेटलैंड डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संतुलन तथा सुरक्षा संबंधी संकल्पना क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है पर्यावरण प्रबंधन। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पर्यावरण संतुलन उसकी सुरक्षा से संबंधित किए गए प्रयास, सुधार तथा संकल्पना को पर्यावरण प्रबंधन कहा जाता है। और भारत के किस राज्य में भूस्खलन की संभावना सबसे अधिक रहती है, तो यह है उत्तराखंड में। डी विकल्प सही हो जाएगा। भारत का उत्तराखंड राज्य पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र है। और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ वर्षा अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, बादल फटना तथा भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं। तो डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और अगला प्रश्न है, प्राथमिक तथा जूनियर स्तर पर बालकों के लिए पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है, तो यह यहाँ पे देख सकते हैं आप डी विकल्प सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी के लिए बालकों को पर्यावरण शिक्षा दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि इससे जो है पर्यावरण को जानने समझने के लिए जरूरी है, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी है, और प्राकृतिक आपदाओं के सुरक्षा के लिए भी जो है पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, और यह अंतिम क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में क्रियाकलापों का क्या महत्व है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी विकल्प से होगा, ए और बी दोनों। पर्यावरण शिक्षा में क्रियाकलापों का महत्व छात्रों को पर्यावरण के प्रति करके सीखने के योग्य बनाना और छात्रों को आगे की पर्यावरणीय शिक्षा के लिए अधिक प्रयोगवादी बनाना, ये दोनों हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो दोस्तों ये था आपका पर्यावरण अध्ययन का पहला सेट, जो कि आपकी यूपी टेट एग्जाम जो कि 28 नवंबर को आयोजित होने वाला है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।